ट्विटर पे, फेसबुक पे मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं इन लोगों के फॉलोअर्स द्वारा कि मुझे यूट्यूब पर आना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे भंगियों की तरह नहीं दिखना है। अपनी भड़ास शांत करने के लिए दलितों के घरों में जाता है। सिद्ध है और सेलिब्रिटी है जैसा कि आपने बताया, लेकिन सेलिब्रिटी होने के बाद उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो किसी भी जाति के प्रति इस प्रकार की भावना रखे और ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार एफआईआर करवाने का दौर जारी हो चुका है और आपको बता देते हैं कि हिसार के अंदर ही, जी हाँ, हिसार थाने के अंदर ही बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो भी एक आम इंसान के द्वारा। कौन है वो आम इंसान? शायद उनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन आपको बता देती हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम आर्टिस्ट बबीता, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मुनमुन दत्त, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। युवराज सिंह क्रिकेटर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रामदेव के खिलाफ करवाई गई है और भी बहुत सारे। युविका चौधरी जो प्रिंस नरूला की पत्नी है, बिग बॉस जो जीते थे, प्रिंस नरूला उनकी पत्नी है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और आज जो है हरियाणा के बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यही वो थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और आपको बता देते हैं कि पीछे जो डीएसपी बैठते हैं उनके पास ही एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन आखिरकार ये सभी एफआईआर एक आम इंसान ने कैसे दर्ज करवा दी और आखिरकार वो इंसान कौन है? तो मेरे साथ एडवोकेट रजत कलसन यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने ये सभी की सभी एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया है। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों करवा रहे हैं? देखिए, 1989 में भारत की संसद ने एक कानून बनाया था जिसे हम अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति को, उसके पूरी कम्युनिटी को या उसकी कम्युनिटी के किसी महान नेता को या महापुरुष को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अभी हाल में ही सबसे पहले युवराज सिंह ने एक टिप्पणी की थी और एक टिप्पणी करके पूरी दलित जाति को, अनुसूचित जाति समाज को नीचा दिखाने का काम किया था। उसके खिलाफ हमने थाना शहर हंसी में एफआईआर दर्ज कराई और वो थाना शहर एफआईआर में दर्ज होने के बाद वो हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया है और अपनी वहाँ पर वो जमानत मांग रहे हैं। इसी तरह अभी हमारी नोटिस में आया है कि मुनमुन दत्ता ने भी एक वीडियो जारी किया था और उसने भी वही टिप्पणी की थी जो युवराज सिंह ने की है। और वो वीडियो वायरल होने के बाद हम तक भी पहुंचा, हमने उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद हमने उस वीडियो की सीडी। थोड़ा सा बताएंगे कि मुनमुन जी ने आखिरकार ऐसा कहा क्या था वीडियो के अंदर? मुनमुन जी जो थी, मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी की थी और इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था कि मुझे यूट्यूब पर आना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे भंगियों की तरह नहीं दिखना है। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने एक जाति विशेष को डिग्रेड करने का काम किया था, नीचा दिखाने का काम किया था। तो इस बारे में भी हमने थाना शहनासी में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। और अब करें युविका चौधरी की बात, तो युविका चौधरी ने भी इसी तरह से भंगी शब्द का प्रयोग करते हुए पूरी अनुसूचित जाति समाज को डिग्रेड करने का, नीचा दिखाने का, अपमानित करने का काम किया। उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज कराई है। आप इस बात को इत्तेफाक समझिए कि पिछले एक साल में ही सारी की सारी घटनाएं हुई हैं और इसके पीछे हमारा कोई और दूसरा इरादा नहीं है। केवल हम जो भारत सरकार ने हमारे लिए कानून बनाया है, हम उस कानून का इस्तेमाल करके अपने हितों की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। SC/ST एक्ट के तहत, यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग या कम्युनिटी के खिलाफ अगर कोई कुछ भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में बने हुए रामदेव बाबा। जी हाँ, पतंजलि के आयोजक, जिनको आप सभी जानते होंगे, पतंजलि के ब्रांड के नाम से फेमस है, योग के नाम से फेमस है रामदेव बाबा, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दिया। हालांकि इतना बड़ा हौसला आया कहाँ से? क्योंकि आरएसएस या फिर बीजेपी के किसी भी नेता अभिनेता के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो पाती। मुझे ये बताइए, रामदेव जी के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने क्या कहा था और क्या आपकी एफआईआर दर्ज की गई? मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँगा। इस मामले में
पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी रामदेव के खिलाफ। हमने उनके खिलाफ हिसार की कोर्ट में केस किया है, जिसमें बाबा रामदेव जो है अपने वकील के मार्फत पेश हो रहे हैं। उनके खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने ये राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी जो है वो विदेशी लड़की से शादी करना चाहता है, उसकी माँ सोनिया गांधी उसकी शादी हिंदुस्तानी लड़की से कराना चाहती है। तो इस कश्मकश में उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो अपनी भड़ास शांत करने के लिए दलितों के घरों में जाता है और वहाँ पर हनीमून मनाता है। इस तरह बाबा रामदेव ने पूरी एक दलित कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनको एक कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके ऊपर लाछन लगाने का काम किया, और इसलिए हमने उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की है और पूरी उम्मीद है कि बाबा रामदेव को इस मामले में सजा होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज होना ही बहुत बड़ी बात होती है। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई उसको पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अभी जो आपने मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व होंगी? क्या यहाँ पर आकर के उनके साथ कोई ना कोई प्रोसेस के तहत कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एफआईआर दर्ज भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी, उसके तहत एफआईआर दर्ज होती है, और जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है कानूनन उसको कानून की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। उसको अपना बयान भी दर्ज कराना पड़ता है, उसको जांच में भी शामिल होना पड़ता है, और उसके खिलाफ सबूत गिरफ्तारी पाई जाती है तो उसको गिरफ्तार भी होना पड़ता है और जेल भी जाना पड़ता है। आप देखिए, बाबा रामदेव के खिलाफ हमने कार्रवाई की। बाबा रामदेव हालांकि इस समय आज के टाइम में भारत की बहुत पावरफुल शख्सियत है, लेकिन वो भी अपने बचाव में उनको वकील करना पड़ा और हिसार में अपना केस फेस कर रहे हैं। युवराज सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए हुए हैं और उनको हाई कोर्ट में अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। इसी तरह मुनमुन दत्ता है और जो युविका चौधरी हैं और रणदीप हुड्डा है, इन तीनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज, 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तीसरी के खिलाफ आज हो जाएगी। और इन लोगों को भी कानून का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और इनके खिलाफ तो सीधा एविडेंस है, इनके खिलाफ वीडियो है जिसमें ये गलत बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, और हमको पूरी उम्मीद है और हम पुलिस जो कार्रवाई है उसका ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और इनको 100 में से 100% पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इनको जेल जाना पड़ेगा। और हमारा मकसद केवल इतना है कि जो लोग हम लोगों को, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को आसानी से गालियां बक देते हैं, अपमानित कर देते हैं, उनके लिए एक लेसन है कि आगे से सोच समझ के बोलेंगे। बिल्कुल। रजत कलसन के बारे में आपको बता दूं कि मेन तौर के ऊपर ये हांसी के रहने वाले हैं और 15 साल से एडवोकेट हैं। हालांकि रजत कलसन जी, मुझे ये बताइए कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग पहले भी होता था, अभी भी होता है, तो अभी आपके सामने ये वीडियोस कहाँ से आनी शुरू हुई, या फिर एक आप एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर इस समाज के अंदर काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो कानून बना 1989 से पहले इस तरह की कोई बात होती थी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि कानून ही नहीं था। 1989 में कानून बना, और 1989 में कानून बनने के बाद 2010 के बाद लोगों को उस कानून का पता चलना शुरू हुआ कि इस तरह का कानून भी है। जब से मिर्चपुर कांड हुआ, मिर्चपुर कांड के में हम लोगों ने हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार SC/ST एक्ट में 33 लोगों की सज़ा कराई थी। तब से लोगों को जागरूकता हुई कि हाँ भाई, इस नाम का कोई एक्ट भी है और इसमें सज़ा भी हो सकती है। उस बारे में लोगों की फिर जागरूकता बढ़ी। जागरूकता बढ़ने के बाद लोगों को कानून का पता चला, उसके बाद कंप्लेंट्स बढ़ी और रिपोर्टिंग बढ़ी है। और अब जहाँ तक इन वीडियोज़ की बात है, ये वीडियोज़ हाल में ही जारी किए गए हैं, और हम लोगों ने हाल में ही हमारे संज्ञान में ये वीडियो आए हैं, और हम लोगों को बेहद अपमानजनक लगे ये वीडियो, और आपने इस पे कार्रवाई करना ठीक समझा और हमने कार्रवाई की इस मामले में। बिल्कुल। पहले की बात की जाए प्राचीन समय की, तो कहीं ना कहीं जातियों का इस्तेमाल किया जाता था। छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति के लोगों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, छुआछूत को माना जाता था, दलित माना जाता था। और हालांकि जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पीछे जाती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये सभी जातियां इंसानों ने खुद बनाई है, ना कि ऊपर से बन करके आई हैं। उसके बाद भी इन सभी को रोकने के लिए हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भीमराव अंबेडकर जी ने, अगर कोई भी अनुसूचित शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन सभी मुद्दों से हट करके आपको बता देते हैं कि मेरे साथ एक और एडवोकेट यहाँ पर मौजूद, और आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे। रणदीप हुड्डा,
जिसको आप सभी लोगों ने देखा है फिल्मों के अंदर। हरियाणा के अभिनेता है, हरियाणा के कलाकार है जो मुंबई की बॉलीवुड फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि हाईवे जैसी मूवी या फिर कई और जो मूवी है उनकी, उनसे बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आज उनके खिलाफ इसी पुलिस स्टेशन के अंदर, इसी थाने के अंदर FIR दर्ज करवाई गई है। सर मुझे ये बताइए, रणदीप हुड्डा, सभी उनके ऊपर अभिमान करते हैं कि हमारे हरियाणा का कलाकार निकल करके गया, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि रणदीप हुड्डा के ऊपर FIR कराने तक की नौबत आ गई? जी देखिए, प्रसिद्ध है और सेलिब्रिटी है जैसा कि आपने बताया, लेकिन सेलिब्रिटी होने के बाद उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो किसी भी जाति के प्रति इस प्रकार की भावना रखे और ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे। उसने जैसा कि आप सभी उस बात से वाकिफ़ है, एक टॉक शो के दौरान एक जोक सुनाया, डर्टी जोक सुनाया, जिसमें बहन मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, जो 4 बार CM रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, जिनका जो है दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक जो सीनियर लीडर के तौर पे उनको देखा जाता है, जिसके खिलाफ उन्होंने एक बहुत ही अभद्र जोक सुनाकर, बहुत ही अश्लील जातिवादी उनके कलर को, ब्लैक सांवले कलर को मतलब टोकते हुए, हाईलाइट करते हुए उन्होंने एक चुटकुला सुनाया, जोक सुनाया, जिसको हमने सुना, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने सुना और पूरे देश ने उसको सुना, बहुत लाखों लोगों ने उसको सुना। और सर अगर बता सकते हैं तो क्या बता सकते हैं कि जो किस बारे में था, हल्का सा ब्रीफ कर सकते हैं? वो मेनली तो बहन जी के बारे में था, जो बहन मायावती जी है उनके बारे में था, उनके कलर को लेकर था। मैं उतना वो अश्लील है उसको मैं पब्लिकली सुना नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बहुत ही अपमानित महसूस हुआ और हमने उसके लिए एक फॉर्मल FIR के लिए एक कंप्लेंट दी SP साहब, हिसार के SP जो थे, और आज की डेट में हमें पूर्णतः विश्वास है कि उस पर FIR हो जाएगी और जो उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो क्या FIR अभी दर्ज कर ली गई है या फिर DSP ने क्या कहा है? अभी तक तो देखिए इस पर FIR नहीं हुई है, लेकिन हमें कानून पर विश्वास है, यहाँ की व्यवस्था है, जो प्रशासन है उन पर पूर्णतः विश्वास है कि इस प्रकार के मामलों में वो शिकायत आने पर FIR दर्ज करती है और उनको शामिल तफ्तीश करती है। ठीक है सर, कई बार होता है कि बॉलीवुड जैसी अभिनेत्रियाँ या अभिनेता जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाती है, वो लोग इसको हल्के में लेते हैं कि क्या हुआ, पुलिस से सेटिंग की और हो गया रफा दफा। क्या लगता है इन मामलों में भी ऐसा ही होगा? नहीं, अब वो बात नहीं है। वो पहला दौर ऐसा होता था जिसमें जो है इस प्रकार का हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि उसको अगर सेलिब्रिटी है, अगर वो बड़े ओहदे पर भी है, तो उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो प्रशासन की कानूनी जो प्रक्रिया है उसके बाहर होगा। ठीक है, वो कानून की जो प्रक्रिया में उसको भी शामिल होना पड़ेगा। ठीक है रजत जी, 15 साल से एडवोकेट है, कि लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से हिसार के अंदर FIR दर्ज होती है, मुंबई के रहने वाले हैं, क्या लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है राज्यों के अंदर भी? देखिए, इस मामले में दूरी मैटर नहीं करती है। आपने देखा होगा कि नीरव मोदी या मेहुल जो है वो विदेश भागे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार उनको यहाँ पर लाने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है। तो ये तो भारत की भारत में ही है। अगर पुलिस चाहेगी, पुलिस ईमानदारी से काम करेगी, तो उनको यहाँ पे पहले कानूनी प्रक्रिया है कि नोटिस भेजे जाएंगे, समन भेजे जाएंगे, वारंट भेजे जाएंगे, और फिर भी नहीं आते तो पुलिस के पास अधिकार है उनको वहीं से गिरफ्तार करके यहाँ पर लेके आने का। ठीक है रजत जी, कानून के हिसाब से अगर इस थाने के अंदर FIR दर्ज करवाई गई है तो क्या उनको यहाँ आना पड़ेगा या फिर मामला वहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? नहीं, मामला जो है वो इसी थाने में चलेगा। किसी एक्यूज्ड, किसी दोषी की मर्जी से उसकी मर्जी के स्थान पर इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन यहीं के थाने करेंगे और यहीं पर उनको आना पड़ेगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें जांच में शामिल होना पड़ेगा। क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसा होता है कि महिलाओं को दिक्कत ना हो इसीलिए कई बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस? वो केवल जो हस्बैंड वाइफ के केस होते हैं, 498 वाले केस होते हैं, दहेज उत्पीड़न के केस होते हैं, उसमें महिलाओं को विशेषाधिकार दिया हुआ है कि महिला अपने निवास स्थान पे उक्त केस को ट्रांसफ़र करा सकता है। लेकिन ये मामले अलग हैं, वो मामले अलग हैं। ये कॉग्निजेबल गंभीर नेचर के मामले हैं जो हमने दर्ज कराए हैं, और वो मामले जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हैं। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि एक आम आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि इतने बड़े राजनेता, अभिनेता, क्रिकेटर बाबा रामदेव जैसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाई जाए। आपने हौसला रखा और उस हौसले को जो है कामयाब
करने का भी काम किया है। लेकिन क्या कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, हम हिसार के रहने वाले हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं पुलिस के साथ मिल करके हमारी नौकरी ना छिनवा दें या फिर हमें गिरफ्तारी या कुछ ऐसे केस के अंदर ना फंसवा दें। क्या कभी ऐसा लगता है? देखिए, हम लोग मानते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है वो बहुत मजबूत, ताकतवर, पावरफुल लोग हैं, लेकिन हम लोग इस केस का पूरा फॉलोअप करेंगे। अगर हमको लगेगा कि पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं कर रही है या पुलिस दबाव में है, तो हम इस मामले में कोर्ट की इंटरफेरेंस मांगेंगे और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। और जहाँ तक डर लगने की बात है, ट्विटर पे, फेसबुक पे मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं इन लोगों के फॉलोअर्स द्वारा। और इस मामले में कुछ कमेंट्स जो हैं बेहद ऑफेंसिव हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के, उस मामले में हम कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि मैं बता दूं, मैं पहले भी 7-8 साल पुलिस सिक्योरिटी में रह चुका हूं और इनके बाद जो है खतरे की डिग्री थोड़ी बढ़ गई है। अब हम पुलिस से सुरक्षा की मांग भी करेंगे। जी ठीक है, तो ये हमारे साथ रजत कंसल थे, जिन्होंने हमें साफ तौर के ऊपर बताया कि अभी ट्विटर की बात की जाए तो धमकियां मिलनी अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके का दौर रहने वाला है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऊपर केस करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रजत कंसल जी, आखिरी सवाल एक बार दोबारा से पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कानूनी प्रक्रिया में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम किसी के ऊपर केस करते हैं, वो केस से पीछा छुड़वाने के लिए इतना पैसा मांगा जाता है, इतना पैसा लगता है कि वो बंदा खुद ही केस छोड़ करके पीछे चला जाता है। ये हम सब की धारणा बन चुकी है। तो क्या इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा होगा, या फिर सरकारी वकील आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर आप खुद ये केस लड़ेंगे? देखिए, इस मामले में हम थोड़े से फ्रंट फुट पे इसलिए एडवांस्ड सिचुएशन में है कि हम लोग खुद वकील हैं और ज़्यादातर पैसा जो खर्च होता है वो वकीलों पर होता है। बिल्कुल। तो हम लोगों का वो पैसा बच जाएगा। पुलिस को हमें कुछ देना नहीं है, ना हम कभी देंगे पुलिस को, ठीक है। क्योंकि पुलिस को जो ड्यू एक्शन है, हम पुलिस से केवल वही कराना चाहते हैं। पैसे जो दिए जाते हैं वो गलत काम कराने के लिए दिए जाते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करा रहे हैं। और इसलिए हम लोग इस मामले में थोड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को कहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा। वकील है, कोर्ट में भी हम पैरवी कर रहे हैं, आपके सामने थाने में भी खड़े हैं, और हम लोग केवल अपना जो मेहनत है वो लगा रहे हैं। और थोड़ा ये भी कह सकते हैं हम लोग थोड़ा रिस्क भी ले रहे हैं, क्योंकि इस मामले में हर तरह के खतरे होते हैं। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ये हमारे साथ रजत कंसल थे, जो हमें साफ तौर के ऊपर बता रहे हैं कि अभी अभी यहाँ पर रिस्क लेवल बढ़ चुका है, सिक्योरिटी शायद दी जाए, और हो सकता है इतने बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर केस करवाने के बाद कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है, रिस्क ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन देखते हैं कि हमारे भारत सरकार की न्याय प्रक्रिया कितनी कामयाब जो है होने वाली है। क्या हमारा न्यायालय जो है इनको इंसाफ दे पाने में कामयाबी हासिल कर लेगा? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।